नमस्कार। चलिए आज नॉर्सेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कुशिंग सिंड्रोम को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। हमारा फोकस सिर्फ उन जरूरी पॉइंट्स पर होगा जो एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्या है, फिर इसके कारणों पर बात करेंगे जिनसे अक्सर सवाल बनते हैं। उसके बाद इसके साइंस और लैब वैल्यूज को डिकोड करेंगे और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस और पेशेंट केयर पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये कुशिंग सिंड्रोम है क्या, इसकी जड़ क्या है? ये समझना जरूरी है कि ये किसी चीज के ज्यादा होने की प्रॉब्लम है, पर किस चीज के? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब हमारी बॉडी बहुत लंबे टाइम तक जरूरत से ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के असर में रहती है। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। और इस पूरी कहानी में एक मेन हार्मोन है, और वो मेन प्लेयर है कॉर्टिसोल। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जितने भी साइंस, सिम्टम्स, लैब रिपोर्ट्स या नर्सिंग एक्शंस की बात करेंगे, वो सब इसी एक चीज यानी कॉर्टिसोल के बढ़े हुए लेवल से जुड़े हैं। कॉर्टिसोल को समझ लिया तो समझो कुशिंग्स को समझ लिया। तो सवाल ये उठता है कि ये एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल आ कहां से रहा है? देखिए, नॉर्सेट के लिए आपको दो मेन सोर्सेस के बीच का फर्क पता होना बहुत जरूरी है। एक जो बॉडी के बाहर से आता है और दूसरा जो बॉडी के अंदर ही बनता है। इसके कारण दो कैटेगरीज में आते हैं। पहला, एक्सोजेनस यानी बाहर से। ये सबसे कॉमन कॉज है और ये प्रेडनिसोन जैसी स्टेरॉइड दवाइयों के लंबे इस्तेमाल से होता है। ये याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। दूसरा है एंडोजेनस यानी अंदर से, जिसमें बॉडी खुद ही जरूरत से ज्यादा कॉर्टिसोल बना रही है, आमतौर पर किसी ट्यूमर की वजह से, जैसे पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, तो अब हमें वजह पता है, लेकिन इसका असर क्या होता है? बॉडी में इतना सारा कॉर्टिसोल एक पेशेंट में दिखता कैसे है? यही इसकी क्लिनिकल पिक्चर है, मतलब इसके लक्षण और लैब रिपोर्ट्स। कुशिंग सिंड्रोम के कुछ ऐसे क्लासिक फिजिकल साइंस हैं जिन्हें देखते ही एग्जाम में आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। ये वो ट्रेडमार्क साइंस हैं जिन पर हमेशा सवाल बनते हैं। ये सारे साइंस फट के अजीब तरह से जमा होने और प्रोटीन के टूटने से होते हैं। मून फेस यानी चांद जैसा चेहरा, कंधों के बीच बफलो हम्प, पतले हाथ पैर और मोटा पेट जिसे ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, और पेट पर बैंगनी लाल रंग के निशान। यही वो क्लूज हैं जो आपको केस स्टडी वाले सवालों में मिलेंगे। पर कहानी से फिजिकल साइंस पर खत्म नहीं होती। असली पिक्चर तो लैब रिपोर्ट्स में दिखती है। तो एक पेशेंट का ब्लड वर्क क्या बताएगा? अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, यही सारी कहानी है। कॉर्टिसोल बॉडी में सोडियम और पानी को रोकता है, इसीलिए हाइपर नेट्रीमिया और हाइपर वोल्यूमिया दिखेगा, और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन इसके चक्कर में बॉडी पोटेशियम को बाहर निकाल देती है, जिससे हाइपोकैलेमिया होता है। इतना ही नहीं, कॉर्टिसोल ब्लड में शुगर बढ़ाता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और हड्डियों से कैल्शियम निकालता है, जिससे हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक है, असेसमेंट हो गया, लैब्स देख लिए। अब आती है सबसे जरूरी बात नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ नर्स हमें करना क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है इन्फेक्शन का खतरा। क्यों? क्योंकि हाई कॉर्टिसोल लेवल इम्यूनिटी को दबा देता है, उसे सप्रेस कर देता है। इसका मतलब है कि कुशिंग्स का पेशेंट इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और हो सकता है कि उसमें बुखार जैसे आम लक्षण भी आसानी से ना दिखें। इसी वजह से हमारा नंबर 1 एक्शन प्लान क्या होगा? इन्फेक्शन कंट्रोल। इसका मतलब है पेशेंट को प्रॉपर हैंड वॉशिंग सिखाना, भीड़ से दूर रहने की सलाह देना, और उन्हें एजुकेट करना कि छोटे से छोटे इन्फेक्शन के साइन को भी इग्नोर ना करें। ये एक क्रिटिकल सेफ्टी प्रायोरिटी है। फिजिकल रिस्क्स के अलावा हमें इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। सोचिए, जब फिजिकल अपीयरेंस इतना बदल जाता है, जैसे मून फेस, वजन बढ़ना, तो पेशेंट के सेल्फ एस्टीम पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। यहां पर एक नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना, उनकी बात सुनना, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, और उन्हें इन बदलावों से डील करने में मदद करना। आखिर में चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है डाइट। एक ऐसी डाइट जो खास तौर पर उन्हीं केमिकल गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए बनाई गई है जिनकी बात हमने अभी की थी। ये डाइट प्लान बिल्कुल वही आईना है जो हमने लैब वैल्यूज में देखा था। लॉजिक बहुत सिंपल है, बॉडी से पोटेशियम और कैल्शियम निकल रहा है, तो डाइट में इन चीजों को बढ़ाना है। दूसरी तरफ बॉडी सोडियम को रोक रही है और शुगर हाई है, इसीलिए डाइट से सोडियम, कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है।
और जब हड्डियों से लगातार इतना कैल्शियम निकलता रहेगा तो क्या होगा? एक बहुत ही सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब है कि हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये हमें हमारे आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट पर लाता है। हड्डियों के इस नुकसान को रोकने के लिए सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं है, तो वो कौन सी एक एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और इसका जवाब है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जैसे कि तेज चलना। क्यों? क्योंकि जब आप वजन डालते हैं तो हड्डियों को स्ट्रांग बने रहने का सिग्नल मिलता है। एक नर्स के तौर पर पेशेंट को इस जानकारी से एम्पावर करना उन्हें फ्यूचर में होने वाली चोट से बचा सकता है।